हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको समास पहचानने का एकदम आसान ट्रिक देंगे जिससे आप देख के ही समझ जाएंगे कि ये कौन सा समास है। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये क्लास 5 से लेके 10 की बच्चों तक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम होते हैं, उससे भी समाज से रिलेटेड प्रश्न को ज़रूर पूछा जाता है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करके आप समझ लेंगे कि ये कौन सा समास है। एकदम आसान ट्रिक आपको देंगे कि आप शब्द को देखकर ही समझ लेंगे कि ये कौन सा समास है। और बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसमें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को पढ़ाने में मेरा और इंटरेस्ट लगे और मैं पढ़ा सकूं। तो चलिए बच्चों, आपको हम सिखाते हैं। इसमें हम समास का परिभाषा ये सब कुछ भी नहीं बताएंगे, इसलिए कि मैंने अपना चैनल में समास चैप्टर को पढ़ा दिए हैं। उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने मेरा वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हम आपको खाली समास पहचानने का एकदम आसान ट्रिक बताएंगे। तो बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो चलिए एक एक करके हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले अव्ययीभाव समास, इसको हम समझ लेते हैं। जिसका समस्त पद अव्यय हो, यानी समस्त पद मतलब पूरा जो शब्द है उसको हम समस्त पद कहते हैं। जिसका अव्यय हो, अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द जिसका रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। और जिन शब्दों के प्रारंभ में, ये और भी इजी आपके लिए समझने का होगा, जिन शब्दों के प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग में, शुरू में उपसर्ग जुड़े हो। बच्चों, आपने तो उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े ही होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर को भी मेरा चैनल में अपलोड किया हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। उपसर्ग जो होता है वो जो मेन शब्द होता है, यानी मूल शब्द जो होता है उसके पहले लगाया जाता है। तो अव्ययीभाव समास में शब्द के पहले आपको उपसर्ग दिखाई देगा। जैसे देखिए आजन, ये आ क्या है? एक उपसर्ग है। उसी तरह यहाँ हम कुछ उपसर्ग को लिखे हैं, जैसे आ, यथा, ब, नी, बे, भर, प्रति, ये सब क्या है? उपसर्ग है। तो आप अव्ययीभाव समास में देखिएगा, जो शब्द के पहले, याद रखिएगा, उपसर्ग पहले जुड़ा जाता है। जब पहले उपसर्ग रहेगा कोई शब्द के आगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये अव्ययीभाव समास है। जैसे देखिए, आ से यहाँ हम लिखे हैं आ जन्म, तो यहाँ आ क्या है? उपसर्ग है। जन्म शब्द है और आ उपसर्ग है। यहाँ उपसर्ग जुड़ा गया है। इसको जब आप विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तब हो जाएगा जीवन पर्यंत। कभी कभी एग्ज़ाम में आता है कि समस्त पद को आप समास का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो आज उनका विग्रह होगा, समास विग्रह होगा जीवन पर्यंत, और समास का नाम होगा अव्ययीभाव समास। और कभी कभी मान लीजिए कोई शब्द दे दिया जाएगा, जैसे दे देगा आजन, और उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और अव्ययीभाव समास। उसमें आपको चूज़ करने होगा कि ये कौन सा समास है। तो आप जब जान गए कि जिन शब्दों के शुरू में यानी प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा रहता है वो अव्ययीभाव समास होता है, तो आ जन्म में आप टिक कर दीजिएगा अव्ययीभाव समास। उसी तरह देखिए, आ से यहाँ पर है आमरण, यानी आ, यहाँ पर आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है,
इसको जब विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा मरण तक। उसके बाद यथा संभव, यथा उपसर्ग, यथा क्या है? उपसर्ग है। यथा संभव, यथा शक्ति। नेक्स्ट है यथा शक्ति, यथा यहाँ पर उपसर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ब से क्या है? बखूबी, यहाँ पर बखूबी, ब हो गया उपसर्ग। नी से, नी उपसर्ग से हो गया निडर, नी हो गया उपसर्ग। बेकाम, बे हो गया उपसर्ग। नेक्स्ट है बेफिक्र, बे हो गया उपसर्ग और मूल शब्द फिक्र। भरपेट, ये भर जो है ये उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग। यानी यहाँ पर अव्ययी भाव समास में एकदम इजी ट्रिक आपको दिमाग में रखना है कि जिस शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा रहेगा वही हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में तत्पुरुष समास। एकदम इजी ट्रिक आपको हम देंगे। जब आप समास का विग्रह करेंगे तो बीच में, समास का विग्रह करने पर बीच में विभक्ति चिन्ह यानी कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो आ जाएगा। इसमें केवल कर्ता कारक का चिन्ह जो ने असंबोधन का हे अरे वो नहीं आता है और बाकी जितने भी कारक चिन्ह हैं वो उसमें आता है। जैसे को कर्म कारक का चिन्ह है, को से करण कारक का चिन्ह है और से अपादान का है वो भी इसमें आता है। के लिए संप्रदान, का के की संबंध, में पर अधिकरण निकले। यानी तत्पुरुष समास में एकदम इजी ट्रिक क्या है? जब कारक का विभक्ति चिन्ह आएगा समास का विग्रह करने पर, जब बीच में कारक का विभक्ति चिन्ह आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये तत्पुरुष समास है। चलिए आपको हम उदाहरण के साथ समझाते हैं। यहाँ देखिए समस्त पद है शरणागत। जब इसको विग्रह करेंगे तब होगा शरण को गत। तो यहाँ देखिए जब हम समास का विग्रह किए तो यहाँ पर बीच में क्या आया? को। तो को कौन सा विभक्ति चिन्ह है? कारक का कर्म कारक, यानी इसको विग्रह किए तो ये क्या हो गया? कर्म कारक। तो इसमें लिखना है कर्म तत्पुरुष समास। ये क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए जन्मांध। इसको जब विग्रह करेंगे तब हो जाएगा जन्म से अंधा। तो ये जो से, ये जो बीच में आया ये क्या हो गया? करण, करण तत्पुरुष समास। क्योंकि बच्चों आप जानते होंगे कारक चैप्टर को आप पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका भी वीडियो मेरा चैनल में अपलोड किए हैं, आप देख लीजिएगा। ये जो से है ये करण कारक का चिन्ह होता है और अपादान कारक का भी, लेकिन जब अलग होने का रहेगा तब होगा अपादान और जब अलग होने का नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा करण। तो यहाँ अलग होने का बात नहीं है इसलिए ये हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। यानी इसका जो विभक्ति चिन्ह है बीच में, इसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह, यहाँ बीच में क्या आया है? के लिए, के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए कर मुक्त। कर से मुक्त, बीच में क्या आया? से, विभक्ति चिन्ह। ये अलग होने का तात्पर्य हो रहा है यहाँ पर। कर से मुक्त यानी कर से मुक्ति मिल गया, तो यहाँ हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए गंगा जल। यहाँ विग्रह किए तो क्या हो गया? गंगा का जल। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आ गया का संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए जल धारा। इसको जब विग्रह किए तो हो गया जल की धारा। तो यहाँ की जो है बीच में ये भी क्या है? संबंध तत्पुरुष समास, जल की धारा। नेक्स्ट देखिए वनवास। समस्त पद है वनवास। इसको विग्रह करेंगे तो हो जाएगा वन में वास। यहाँ पर बीच में देखिए में ये कौन सा विभक्ति चिन्ह है कारक का? ये
अधिकरण, यानी ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए घुड़सवार, इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार। बीच में देखिए पर, ये भी में पर, दोनों क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो बच्चों तत्पुरुष समास समझ में आ गया आपको, इसमें कारक का विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड में कर्मधारय समास, बहुत इजी है। इसका एकदम इजी ट्रिक क्या है, इसका पहला पद जो होगा वो विशेषण होगा, यानी शब्द का पहला जो शब्द रहेगा वो विशेषण होगा और दूसरा जो पद होगा वो होगा विशेष्य। और भी इजी ट्रिक दिमाग में रखने का ट्रिक है, जब आप कैसा से सवाल करेंगे तो उसमें जवाब मिल जाएगा, उसकी विशेषता को बता देगा। जैसे देखिए उदाहरण में और अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। उदाहरण है चंद्रमुख, तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, चांद के समान मुख। तो यहाँ पर पहला जो पद है चंद्र, वो क्या है, विशेषण, और ये जो मुख है दूसरा जो शब्द है वो क्या है, विशेष्य। यानी आप सवाल कीजिए मुख कैसा है, चंद्र, यानी चांद के समान। सवाल का जवाब आ गया। नेक्स्ट देखिए नील गाय, नील गाय, इसको जब आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीली है जो गाय। तो ये नील क्या है, विशेषण है, और गाय क्या है, विशेष्य है। तो ये गाय कैसा है, आप सवाल कीजिए गाय कैसा है, ना नीला है, नील गाय। तो ये विशेषण है, इसका पहला जो पद है वो विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य, इसलिए ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखिए श्वेत पत्र, ये श्वेत जो है ये क्या है, ये विशेषण है और पत्र जो है वो विशेष्य है। इसको जब आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा श्वेत है जो पत्र, और सवाल जब करेंगे पत्र कैसा है, ना श्वेत है। नेक्स्ट देखिए लाल किला, तो ये लाल क्या है, विशेषण है, यानी पहला पद विशेषण और दूसरा किला, किला क्या है, विशेष्य है। इसमें आप कैसा से सवाल कीजिए, किला कैसा है, ना लाल है, जवाब आपको मिल गया। कैसा से सवाल कीजिएगा, कैसा से जब सवाल करने से जब जवाब मिल जाएगा तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए द्विगु समास, बहुत आसान ट्रिक है, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। जिस समास में पहला पद संख्या होती है, जिसमें पहला पद क्या होगा, आपको संख्या दिखाई देगा, वही हो जाएगा द्विगु समास। जैसे देखिए उदाहरण में पंचवटी, ये पंच क्या है, संख्या है, 5, ये संख्या आपको बतला रहा। जब इसका आप विग्रह कीजिएगा तब हो जाएगा 5 वाटिकाओं का समूह, यानी पंच मतलब 5, तो आपको संख्या दिखाई दिया, पहला पद देखिए, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए नवरात्रि, या नव, ये नव क्या है, ये संख्या है, पहला जो पद है वो देखिए संख्या है, संख्या देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये द्विगु समास है। नवरात्रि, इसको जब आप विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा 9 रात्रियों का समूह, नव मतलब 9, ये हो गया द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए त्रिकोण, ये त्रि क्या है, 3, ये भी द्विगु समास, क्योंकि ये संख्या को बतला रहा है। त्रिकोण, 3 कोनों का समूह, इसका विग्रह करने से हो जाएगा 3 कोनों का समूह, तो ये 3 हो गया आपका संख्या, इसलिए ये भी द्विगु समास है। नेक्स्ट देखिए चौराहा, चौ, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार चौराहा, तो ये चौ हो गया संख्या, 4 संख्या है, इसलिए ये हो गया द्विगु समास। नेक्स्ट है सप्ताह, इसको जब आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 7 दिनों का समूह, तो ये हो गया 7 सप्ताह
7 हो गया, इसलिए ये भी द्विगु समास है। नेक्स्ट देखिए द्वंद्व समास, ये भी बहुत ही इजी है, तुरंत आप समझ लेंगे। जिसमें योजक का चिन्ह होता है, ये जो बीच में ऐसे जो योजक का चिन्ह रहेगा, और समास का जब आप विग्रह करेंगे तो और शब्द आएगा, और बीच में योजक चिन्ह आएगा। ये देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये द्वंद्व समास है। चलिए उदाहरण देखते हैं। माता पिता, देखिए बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, और जब आप इसको विग्रह करेंगे तब हो जाएगा माता और पिता, यानी बीच में और आएगा विग्रह करने पर। तो आपको समझ लेना है कि ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट देखिए सुख दुख, बीच में क्या आया, योजक चिन्ह आया, और इसको जब आप विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सुख और दुख, तो बीच में और आया विग्रह करने पर, और ये योजक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा, तो आप समझ लीजिएगा तुरंत कि ये द्वंद्व समास है। लेकिन बच्चों और एक बात आपको इसमें ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी बात, जब एक ही शब्द 2 बार आएगा, एक ही शब्द सेम वर्ड आएगा और बीच में योजक चिन्ह रहेगा, तो वो द्वंद्व समास ना हो करके अव्ययी भाव समास होगा। जैसे साफ साफ, साफ साफ, ये देखिए एक ही शब्द 2 बार आया और बीच में योजक चिन्ह आया, तो ये द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि जब इसका विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल स्पष्ट। ये साफ और साफ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका विग्रह करने पर ये हो जाएगा, विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बिल्कुल, इसमें बिल्कुल स्पष्ट। बिल्कुल स्पष्ट, इसका विग्रह करने पर हो जाएगा बिल्कुल स्पष्ट। तो ये कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, इसमें आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ये अव्ययी भाव समास, ये आपको ध्यान रखने होगा, कि नहीं तो आप समझिएगा कि मैम तो बोली थी कि जब भी योजक चिन्ह बीच में आएगा तो द्वंद्व समास होगा, तब बच्चों आपका गलत हो जाएगा। वो अलग अलग वर्ड रहने होगा, जब सेम वर्ड आ जाएगा, सेम शब्द आ जाएगा, तो आप उसमें द्वंद्व समास ना लिख करके आपको लिखने होगा अव्ययी भाव समास। और लास्ट है 6 नंबर में बहुब्रीहि समास, बहुत इजी है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, और इसमें अधिकतर देवी देवताओं का नाम आता है। इसमें कोई भी पद का, ना ही पहला पद ना ही दूसरा पद, किसी पद का महत्व ना रह करके बल्कि तीसरे पद का महत्व होता है। जैसे देखिए उदाहरण देखने से आपको और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मुरलीधर, जब इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर तीसरे पद का महत्व हो गया, किसका, श्री कृष्ण का, इसलिए ये बहुब्रीहि समास होगा। दशानन, 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण, यानी तीसरे पद का महत्व हो जाता है बहुब्रीहि समास में। नेक्स्ट है महावीर, तो इसको जब आप विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा महान है जो वीर, अर्थात हनुमान, तीसरे पद का महत्व हो गया। नेक्स्ट देखिए नीलकंठ, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। और यही जगह बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अगर नीलकंठ, नीलकंठ में जिसका नहीं बोल के नील है जो कंठ, जब ये हो जाता
तब इसमें कौन सा हो जाता? तब हो जाता कर्मधारय समास, क्योंकि नील तब हो जाता विशेषण और कंठ हो जाता विशेष, तब वो हो जाता कर्मधारय समास। अगर इसमें हम जो बोलते तो कैसा कंठ? नीलकंठ, तब ये हो जाता कर्मधारय समास। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में यही अंतर होता है। लेकिन इसमें जब हम जिसका बोल देंगे कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात सीब, यानी तीसरे का महत्व हो जा रहा, तब वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है गिरिधर। इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। ये भी हो गया बहुब्रीहि समास। और लास्ट है चक्रपाणि। इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चक्र है पाणी, यानी चक्र है हाथ जिसके, तो क्या हो जाएगा? अर्थात विष्णु। तो ये भी हो जाएगा, इसमें भी तीसरे का महत्व दिया जा रहा, इसलिए ये भी होगा बहुब्रीहि समास। तो बच्चों, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है? मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि समास का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, तो आपको समास का विग्रह करना है और आपको एकदम आसान ट्रिक दे दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा समास है। और कभी कभी विकल्प वाले क्वेश्चन में भी आते हैं कि दे दिया जाएगा मुरलीधर और कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, तो आपको टिक करना है। तो आप उसमें समझ लीजिएगा ये कौन सा समास है और मुरलीधर में टिक कर देना है बहुब्रीहि समास। तो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।